नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 114 के चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और उसमें हमने यह पढ़ा था कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आते हैं, वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है और किस प्रकार से वाइमर गणराज्य का पतन होता है। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज में नाजी जो पार्टी है, ये अपना वोट बैंक लगातार बढ़ाती जा रही है और देखते ही देखते 1933 में हिटलर सत्ता में आ जाता है। आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब नाजियों की स्थापना हो जाएगी जर्मनी में, यानी कि नाजीवादी जो पार्टी है ये जर्मनी में जब जीत जाएगी और हिटलर का जब शासन हो जाएगा, तो शुरुआती वर्ष किस प्रकार से रहेंगे और उसके बाद जब हिटलर के पास पूरी सत्ता आ जाएगी तो उस सत्ता में क्या क्या परिवर्तन करेगा। लाइक डैट शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन करेगा, न्यायिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन करेगा, मजदूर और किसानों के लिए क्या किया जाएगा, महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा, कला और साहित्य में क्या किया जाएगा। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है वो भी यहीं से ही आएगा। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, 23 मार्च 1933 को जब हिटलर की शासन व्यवस्था आ जाती है, कहाँ पर, जर्मनी में, तो एक एक्ट पारित किया जाता है, यानी कि एक कानून बनाया जाता है और उस कानून का नाम होता है एनेबलिंग एक्ट। एनेबलिंग एक्ट जो पारित किया जाता है, यानी कि ये जो कानून बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि जनता की मुश्किलों को दूर किया जाएगा और जो जर्मनी की संसद है उसके जो अधिकार हैं उस अधिकारों में फिर से फेरबदल किए जाएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है हिटलर के तानाशाही कानूनों की। सबसे पहली बात वो क्या करता है, कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो कार्यपालिका को सौंप देता है, यानी कि जो विधायी शक्तियाँ होती है वो कार्यकारी को सौंप देता है। राजनीतिक रूप से जितने भी गैर जरूरी पद होते हैं उन्हें वो समाप्त कर देता है और ऐसे जितने भी लोग प्रशासनिक अधिकारी थे जो आर्य जाति के नहीं थे उन सबको वो नौकरी से निकाल देता है, यानी कि जितने भी प्रशासनिक पद थे जिन पर आर्य प्रजाति के लोग नहीं थे उन सबको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। इवन इतना ही नहीं, जो राज्य का फेडरेशन सिस्टम था, जो वहाँ का फेडरल सिस्टम था, संघीय सिस्टम था, उसे भी बदल दिया जाता है, यानी कि जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो शक्तियों का बंटवारा भी ये चेंज कर देता है और राज्यपालों की नियुक्ति करता है। 31 मार्च को इस अधिनियम का उपयोग करके वो जितनी भी डाइट थी उनको भी भंग कर देता है। चुनाव में जिस हिसाब से जिसको वोट मिले थे उस हिसाब से नई तरीके से फिर से असेंबली की शुरुआत की जाती है। 4 फरवरी 1933 को एक आज्ञा यानी कि एक आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश के माध्यम से जितने भी संवैधानिक अधिकार थे उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। 27 फरवरी 1933 का दिन था, जर्मन की संसद में आग लग गई और इस संसद के में आग लगने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई। एक व्यक्ति है जिसका नाम यहाँ नहीं दिया, उस व्यक्ति के अनुसार ये कहना था कि जर्मनी की संसद में जो आग लगी थी, इस आग लगाने की योजना को गॉय बेल्म ने बनाया था और साथ ही साथ आग लगने से पहले लिस्ट बना ली गई थी कि इस आग में कौन कौन मरेगा, ताकि, यानी कि इससे यह पता चलता है कि जर्मनी की संसद में जो आग लगी थी और जो आपातकालीन घोषणा थी ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी और जिसके माध्यम से हिटलर अपने विरोधियों को खत्म करना चाहता था। लेकिन इसे एक डिजास्टर का नाम दे दिया गया जिसके माध्यम से हिटलर ने अपने आप को बचा लिया। इतने नहीं, गैस्टापो के पूर्व प्रमुख ने यह भी कहा था कि आग लगाने के पहले ही गॉरिंग ने मरने वालों की सूची बना ली थी। इन सब के बावजूद मई में पार्टी की इमारतों की नाकाबंदी कर दी जाती है, अखबारों को सेंसरशिप कर दी जाती है ताकि हिटलर पूरे तानाशाह तरीके से जर्मनी में शासन कर सके। आगे चलकर 2 अगस्त 1934 को हिडेनबर्ग, ये हिडेनबर्ग वही है जो हिटलर को सत्ता में आने में मदद करेगा, इसका देहांत हो जाएगा और इसके देहांत होने के बाद हिटलर क्या करेगा, पहले वो चांसलर के पद पर था और फिर वो राष्ट्रपति के पद पर भी आ जाएगा और इस टाइप से हिटलर पूरी की पूरी सत्ता अपने कब्जे में ले लेगा। अब बात की जाए अगर वहाँ पर हिटलर की, तो इसे जिस नाम से पुकारा जाएगा वो नाम होगा फ्यूरर। ठीक है भाई, ध्यान रखना जब भी वर्ड आए फ्यूरर तो हम बात कर रहे हैं हिटलर की। तो हिटलर ने एक संस्था की स्थापना करी सत्ता में आने के बाद और इस संस्था का नाम था स्टॉर्म ट्रूपर्स। स्टॉर्म ट्रूपर्स का स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जनता में सुधारवादी कार्य किया जा सके, जन कल्याण के लिए कार्य किया जा सके, बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं सोशल वेलफेयर के काम कौन करेगी, स्टॉर्म ट्रूपर्स। और स्टॉर्म ट्रूपर्स में बहुत जनसंख्या बढ़ती जाएगी। इससे ये पता चलता है कि वो ना पार्टी को और स्टेट को एक दूसरे से मिलाना चाहता था ताकि इससे ये रहे कि हर एक बंदा जो समर्थन में रहे वो हिटलर के समर्थन में रहे और जो बंदा विरोध में रहेगा उसकी पहचान हो जाएगी और उसे मार दिया जाएगा। तो जब फ्यूरर यानी कि हिटलर के हाथ में पूरी तरीके से सत्ता आ गई तो उसके बाद एक बंदा था अर्नेस्ट रॉयम। अर्नेस्ट रॉयम ने ना सीधी सीधी हिटलर को क्या कर दी, चेतावनी दे दी। अर्नेस्ट रॉयम ने पता क्या करा, अर्नेस्ट रॉयम की अगर बात की जाए तो वो 5 लाख लोग उसके साथ थे
और उसने देखा कि हिटलर ना पूरी तरीके से स्टॉर्म ट्रूपर्स पर क्या कर रहा है, कब्जा जमाने की सोच रहा है। तो ऐसे में वो बंदा हिटलर को क्या करता है, ये कहता है कि तू भाई क्रांति की राह में आ रहा है और तू सही से शासन नहीं कर रहा है, तेरी ये तानाशाही मैं चलने नहीं दूंगा। परिणाम ये हुआ कि हिटलर ना अपने पूरे तरीके से जो आदेश देना चाहता था जनता को, वो आदेश नहीं दे पाता है, यानी कि हिटलर अपने तरीके से अपनी नहीं चला पाता है। रोयम सलाह देता है कि अगर तूने भैया सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से और रक्षा मंत्रालय को अगर समान दर्जा नहीं दिया, सभी योद्धा समूहों को समान दर्जा नहीं दिया, पीपल्स आर्मी का गठन नहीं किया, तो हम तुम्हें सत्ता से हटा देंगे, ऐसा वो हिटलर को चेतावनी देता है। तो इस चेतावनी का परिणाम ये होता है कि जून 1934 में हिटलर अपनी सेना को आदेश देता है कि ऐसे के सारे नेताओं को चुन चुन कर मार दिया जाए। और ऐसे ही होता है, ऐसे के जितने भी बड़े बड़े नेता होते हैं चुन चुन कर मार दिया जाता है और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच जाती है। और जो ये बंदा रोयम था जिसने हिटलर को चेतावनी दी थी, इसको क्या करता है, वो अपनी देख रेख में गिरफ्तार करवाता है और बाद में कारावास में यानी कि जेल में गोली मार देता है। तो ऐसे करके हिटलर अपने विरोधियों को पूरी तरीके से सफाया कर देता है। परिणाम ये रहता है कि जर्मनी में नाजी पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन जाती है और उसका एक बड़ा नाम हो जाता है और वो नाम होता है हिटलर। हिटलर की जब शासन व्यवस्था स्थापित होती है तो शुरुआत के जो 18 महीने रहते हैं वो बड़े खूंखार रहते हैं। हिटलर क्या करता है, बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को या तो मरवा देता है या फिर उन्हें जेल में डाल देता है, या फिर बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं या फिर वो लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं। परिणाम तो ये रहता है कि ना जर्मनी में एक ही दल की पार्टी का अधिकार हो जाता है, सरकारी तानाशाही होती है, व्यक्तिगत निरंकुशता होती है और तनाव बढ़ता ही जाएगा, संतुलन अस्थिर होता जाएगा। इसकी जो नीतियाँ होंगी वो उग्र टाइप की नीतियाँ होंगी। ये एक नई टाइप की ना खुफिया पुलिस की स्थापना करेगा और इस पुलिस का नाम होगा गैस्टापो। तो गैस्टापो का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रशासन पूरी तरीके से ये संभाल लेगा और इसकी स्थिति उच्च हो जाएगी, किसकी, गैस्टापो की। तो गैस्टापो क्या है, गैस्टापो एक खुफिया पुलिस है जिसका काम क्या है, जिसका काम जनता में ये देखना है कि लोग हिटलरवादी सोच के हिसाब से चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे उन्हें मार दिया जाता था। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हिटलर ने किस प्रकार से एक मनमाने ढंग से शासन करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव लाना शुरू किया और लगभग 1.5 साल के आसपास में अपनी सत्ता पूरी तरीके से उसने काबिज कर ली। सत्ता काबिज करने के बाद उसने सबसे पहला जो परिवर्तन करा वो परिवर्तन करा न्यायपालिका में। तो वाइमर गणराज्य के समय में क्या था, वाइमर गणराज्य के समय में बड़े से बड़े शत्रुओं ने भी कभी औपचारिक रूप से न्यायालय के मामले में अड़ंगे नहीं अड़ाए थे, लेकिन हिटलर इस मामले में आएगा। हिटलर ने जो वो बिल पारित यानी कि कानून किया था, जिस कानून का नाम क्या था, एन बिलिंग एक्ट। इसके माध्यम से उसने कहा कि राज्य का न्यायिक आधार है, अब राज्य न्याय की जो है वो स्थापना करेगा। इसने गर्व से घोषणा करी कि हिटलर ही कानून है। इन्होंने कहा कि जो फ्यूरर है यानी कि जो दल का नेता है यानी कि जो हिटलर है, अब वही शासन व्यवस्था में सारे अधिकार देखेगा। ऐसे में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के अधीन आ जाएगी। इतना नहीं, जितने भी लोग सैनिक सेवाओं में, नागरिक सेवाओं में काम करेंगे, वो सब शपथ लेंगे कि वो अपने नेता के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। प्रशासनिक कार्य पद्धति में इसका महत्व तेज गति से बढ़ता जाएगा और जो पहले की कार्य पद्धति थी यानी कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, संविधान के हिसाब से सब चीज़ चलनी चाहिए, वो सब चीज़ें खत्म कर दी गई। वैसे तो लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, लेकिन अब इस व्यवस्था में नेता की इच्छा ही सब कुछ मान ली गई। उसकी वाणी को ही कानून का दर्जा प्राप्त हो गया। सभी न्यायाधीशों को नाजी न्यायाधीश संगठन में शामिल होना पड़ता था और अगर किसी भी न्यायाधीश पर संदेह है तो उन्हें हटा दिया जाता था। जर्मनी संसद में जो अग्निकांड हुआ था उसमें भी जितने आरोपी थे उनमें से 3 आरोपी सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए और जो नाजी लोग नहीं थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला के उन्हें मार दिया गया या फिर उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई। तो न्यायालय को किस प्रकार से अधीन कर लिया गया हिटलर की शासन व्यवस्था में, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं गैस्टापो की। तो गैस्टापो की बात मैंने कर ली थी, ये खुफिया पुलिस थी। इसकी स्थापना 1933 में की गई। धीरे धीरे करके ये स्वायत्ता हो गई यानी कि स्वतंत्र हो गई। 1934 में हेनरिक हिमलर इसका अध्यक्ष बनता है और रैनहॉर हेड्रिक प्रशासन शाखा का अध्यक्ष बन जाता है, जो कि कुख्यात एसएस दलीय खुफिया संगठन एसडी का प्रभारी भी था। पूरे देश में लगभग लगभग 1 लाख भेदिए फैले हुए थे जो अन्य गतिविधियों के अलावा ये भी पता करते थे कि कितने लोग हिटलर के लिए वोट देंगे और कितने लोग हिटलर के लिए वोट नहीं देंगे। ऐसे में जो हिटलर विरोधी लोग थे इन लोगों को धीरे धीरे करके मृत्युदंड दिया गया और सबको लगभग खत्म कर दिया गया। 1936 तक जाते जाते हिटलर एस एस का बहुत बड़ा नेता बन गया और एक तरीके से उसने पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब हम बात करते हैं हिटलर की शासन व्यवस्था में मजदूरों और किसानों की क्या दशा थी। तो नए शासन व्यवस्था की नीतियों का जो कारण था वो कामगार लोगों के जीवन पर बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित हुआ। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कम हुई लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, क्योंकि लोगों को कम आमदनी दी जाती थी और टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था। तो देखो, नाजियों की अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप था, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी थी।
जिसके चलते बेरोजगार लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिली, जिसकी वजह से बेरोजगारी कम हुई। 1932 में 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे, लेकिन 1936 में जब आप देखोगे तो बेरोजगारी कम होकर 1 मिलियन ही रह जाएगी, यानी कि 5 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 1937 तक जो प्रोडक्शन था वो 102% बढ़ चुका था। अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ने लगी थी, क्योंकि युद्ध की तैयारी हो रही थी, बड़े पैमाने पर युद्धक सामग्री का निर्माण किया जा रहा था, और जितने भी छोटे छोटे उद्योग थे वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगे। 21 मई 1935 को एक रक्षा कानून पारित हुआ, जिसके माध्यम से जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था थी वो एक युद्ध अर्थव्यवस्था वाली बन गई। उसने बड़े पैमाने पर युद्धक सामान बनाने शुरू किए, जिससे पूरे पूरे प्रोडक्शन हाउस को क्या मिल गया, काम मिल गया। ऐसे में एक व्यक्ति था जिसका नाम था ह्यालामार शाक्ट, जिसे युद्ध अर्थव्यवस्था का दूत बनाया गया, जिसका काम यह था कि किसी भी तरीके से जर्मनी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बाहर तक नहीं जाना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारियों के अंदर देशभक्ति की भावना ठोस ठोस कर यह कर दिया गया कि भाई तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना है, ताकि जर्मनी की इकोनॉमी बहुत तेज गति से आगे बढ़े। भारी उद्योगों को बढ़ावा मिला, अस्त्र शस्त्र उद्योगों को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। लेकिन जो मजदूरी थी वो घटी, बहुत कम मजदूरी पर मजदूरों को रखा गया, हड़तालें बंद हो चुकी थी, कोई हड़ताल कर नहीं सकता था। मालिकों की बात की जाए तो मालिकों द्वारा नियुक्त एक ट्रस्ट होता था, जिसमें मजदूरी निर्धारित की जाती थी कि कितनी मजदूरी किस काम के लिए किसको मिलेगी। श्रम की गहनता को बढ़ावा दिया गया, यानी कि मजदूरों को ज़्यादा काम दिया गया और अधिक उत्पादन हुआ, आय बढ़ी, लेकिन मजदूरों की जो मजदूरी थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज हुई। जैसा कि 1932 में अगर हम बात करें तो 56.9% आमदनी थी, और वो घटकर कितनी हो गई, 53.6। यानी कि इनकम तो घटी, लेकिन लोगों को रोजगार मिल गया। मजदूर और वेतन में जो कुल आय थी वो 66% की बढ़ोतरी हुई। व्यापार और पूंजी से होने वाली आय में 146% बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर 1934 में 1934 में श्रमिक मोर्चा ही बनाया गया। जर्मनों को बुद्धि और हाथों का सृजनात्मक संगठन कहा गया, लोगों को मोटिवेट किया गया, ताकि लोग देखो, लोगों को अगर आप मोटिवेट कर देते हो, गरीबों को अगर आप मोटिवेट कर देते हो, तो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, वो कभी विरोध नहीं करते, उन्हें लगता है हाँ भाई हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हिटलर ने यही करा, मजदूरों में किसानों में देशभक्ति कूट कूट कर भर दी कि वो जो भी काम कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, और जब जर्मनी अपने सम्मान को फिर से वापस कर लेगा जो वर्साई की संधि में उसने खोया है, तो उसके बाद इन मजदूरों और किसानों की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। तो इसी वजह से जो ये लोग हैं ये बड़े पैमाने पर भले ही कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करेंगे। 1933 में युद्ध के बाद कृषि से होने वाली आय कम थी। ऋणों का बोझ जो था वो 12 मिलियन मॉक्स था, मॉक्स जो यहाँ की मुद्रा थी। हिटलर ने अधिकांश लोकवादी लोगों को उत्तेजनक भाषण दिए, और ये किसानों को संबोधित किया, मजदूरों को संबोधित किया, जिसके परिणाम था लोगों ने कभी विरोध किया ही नहीं। यानी कि भाषण के दम पर लोगों को अपने समर्थन में करके हिटलर ने पूरी तरीके से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो देखो, महिलाओं और परिवार के प्रति भी नए शासन का दृष्टिकोण जो होगा वो पितृसत्तात्मक होगा, नाजीवादी होगा, नस्लवादी होगा, और इसका परिणाम महिलाओं पर भी पड़ेगा। नए दल ने सबसे पहले आदेश ये दिया कि जितने भी उच्च पदों पर महिलाएं हैं इन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया जाए। महिलाओं की सामाजिक भूमिका क्या कर दी उन्होंने, उसके लिए एक नारा दिया, किंडर किर्च और कुछ, यानी कि बच्चे, चर्च और रसोई। यानी कि महिलाओं की भूमिका बच्चे पैदा करने, चर्च तक और रसोई तक ही रहेगी। इतना ही नहीं, उसने क्या करा, 1933 में जर्मनी में कुल मजदूर की जो संख्याएं थी वो 37% थी, और मजदूर पुरुषों की बात की जाए तो 66% कम मजदूरी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को मिलती थी। विश्वविद्यालयों में 20% महिलाएं थीं, लेकिन जब ये कानून पारित किया गया तो विश्वविद्यालयों में 10% जनसंख्या सिर्फ सीमित कर दी गई महिलाओं की। युद्ध छिड़ने के बाद तो बिल्कुल महिलाओं को क्या कर दिया गया, बायकॉट ही कर दिया गया कि ना तो शिक्षण संस्थाओं में, ना किसी कारखाने में, ना किसी ऑफिस में कोई महिला काम करेगी। गोयबल्स ने ये कहा था कि इस दुनिया में सुंदर बच्चों को लाना ही महिलाओं का काम है, और उसने ये भी कहा था कि सार्वजनिक जीवन से इसलिए उन्हें अलग किया जा रहा है ताकि वो फिर से माँ बनने की जो गरिमा है उसे प्राप्त कर सकें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों से अलग हो रही थी। उसका रीज़न ये था कि जर्मनी को शुद्ध नस्ल की जरूरत थी, वो आर्य प्रजाति के लोगों को बढ़ावा देना चाहता था। इतने नहीं, जो महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती थी। शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करने के लिए नाजियों का जुनून था, इसके लिए महिलाओं को मार्शल आर्ट भी करवाया जाता था। जो महिलाएं अधिक बच्चा पैदा करती थी उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती थी। इवन विवाह ऋणों का इंतजाम किया गया, बड़े आकार के परिवार के माताओं पिताओं को बच्चे पालने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। और जो माएँ 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे पैदा करती थीं उन्हें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल देकर सम्मान भी प्रदान किए जाते थे, ताकि एक ऐसी नस्ल तैयार हो जो भविष्य में जर्मनी को जर्मन बनाए। और यहूदियों के खिलाफ लोगों के मन में घृणा भर दी गई। तो ये प्रभाव पड़ा किस पर, महिलाओं पर। जो महिलाएं यहूदी थीं या अन्य नस्ल की थीं उनकी नसबंदी कर दी गई, ताकि आगे चलकर उनकी नस्ल ही पैदा ना हो। कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिए गए। नाजी उदारवाद और विश्ववादी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ थे।
उन्होंने 1933 की अगर बात की जाए तो अपनी देख-रेख में बहुत सारी किताबें जलाई इन्होंने। इस समय के जो बड़े-बड़े फिलोसोफर्स थे और जो बड़े-बड़े विचारक थे, जैसे कि स्टीफन zweig, ई.एम. रमार्क, एल्बर्ट आइंस्टीन, ह्यूगो प्रॉइस जिसने वाइमर का संविधान भी लिखा था, इन सब की किताबों को बैन कर दिया गया। एच.जी. वेल्स, सिगमंड फ्रायड, आंद्रे गिड, एमिला ज़ोला, अपटन सिंक्लेयर जैसे जो विदेशी लेखक थे, इन पर बैन लगा दिया गया। पश्चिमी देश में संस्कृति की इस प्रकार को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जो हिटलर की किताब थी वही यहाँ का अब संविधान बन चुकी थी। सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में ललित कलाएं, संगीत, रंगमंच, साहित्य, अखबार, रेडियो, फिल्म के क्षेत्र में चैम्बरों की स्थापना कर दी गई और जिनके निर्णय को कानून का दर्जा प्राप्त था। यानी कि हिटलर जैसे चाहेगा वैसी फिल्में बनेंगी, हिटलर जैसे चाहेगा वैसे कल्चर चलेगा। यहूदियों के सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरीके से अलग कर दिया गया। सेजाने, वैन गॉग, गॉडमिन, पिकासो जैसे चित्रकारों को 65,000 चित्र कला वेथियों और संग्रहालय से हटा दिए गए। यानी कि 65,000 चित्रों को वहाँ के म्यूजियम से हटाया गया। एक जर्मन कला संस्थान का निर्माण किया गया। ठीक है भाई। इस कला विध्वंस के प्रति जनता की प्रतिक्रिया को इस बात से जाना जाता है कि नाजियों द्वारा प्रतिबंधित जो मॉडर्न आर्ट थी उस पर प्रदर्शनी लगना बंद हो गई। अब लोगों ने आर्ट गैलरी में जाना बंद कर दिया। तो यानी कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ये विश्व के से खुद को जोड़ना ही नहीं चाहते थे। प्रेस की बात की जाए तो समाचार पत्र पत्रिकाओं पूरी तरीके से गोएबेल्स के कंट्रोलर में थे, जो कि हिटलर का बहुत बड़ा सहायक था और अंत तक इसके साथ होगा। वो इसके लिए निर्देश भी जारी करेगा। मौखिक आदेश भी अखबार पर कंट्रोल रखते थे। राजनीतिक और नस्ली तौर पर संपादकों को शुद्ध होना पड़ता था, यानी कि जो लोग आर्य नस्ल के थे वही संपादक हो सकते हैं, बाकी सबके अखबारों को बंद कर दिया गया। यहूदियों के अखबारों को जबरन बंद कर दिया गया, उदारवादी अखबारों को जबरन बंद कर दिया गया। रेडियो और चलचित्रों पर जो अधिप्रचार था उसे साधन बनाया गया ताकि लोगों में आर्य जाति की श्रेष्ठता को भर दिया जाए। शिक्षा नीति की बात की जाए तो स्कूलों के सिलेबस को पूरी तरीके से बदल दिया गया। लोगों में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना भरने के लिए किताबों में ऐसी कहानियां गढ़ी गई। यहूदियों को पूरी तरीके से इसमें क्या करा, शिक्षा नीति से वंचित कर दिया गया। जितने भी यहूदी शिक्षक थे उन्हें वहां से निकाल दिया गया, विद्यार्थियों को वहां से निकाल दिया गया। बच्चों को आर्य जाति की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया और बच्चों के मन में यह भर दिया गया कि यहूदी ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। तो जर्मनी की जो शिक्षा नीति थी वो नाजी पार्टी के हवाले कर दी गई। एक समाज देखो, शिक्षा जो है ना वो लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। अगर बचपन से आपको एक जैसी किताब पढ़ाई जाए तो आप वैसे बन जाओगे। तो ये समाजी जीवन पर नाजीवाद के पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव का एक मात्र था, एक संकेत मात्र था। 30 अप्रैल 1934 को ऐसे का एक स्थानीय नेता था बर्न हार्डरस्ट। इसने विज्ञान, शिक्षा और लोकप्रिय संस्कृति मंत्री बना और इसके बाद इसने क्या करा, जबकि पहले ना इसे विद्यालय के शिक्षक पद से इसलिए हटा दिया गया कि ये ना मानसिक विकलांग है, ये ना बंदा पागल है, और इसी बंदे को आगे चलकर शिक्षा मंत्री बना दिया गया। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक हर जगह नाजीवाद की विचारधाराओं से भर दिया गया। पाठ्य पुस्तकें फिर से लिखी गई और मैन कैम्प जो हिटलर की किताब थी यही शिक्षा का केंद्र बिंदु बन गया। शिक्षकों को नाजी शिक्षक संघ में शामिल होना पड़ता था। हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। विश्वविद्यालय और विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक जो थे वो संकीर्णतावादी सोच के थे और जो लोग यहूदी यहूदी विरोधी दृष्टिकोण को समर्थन देते थे उन्हें हटा दिया गया और जो लोग इनका विरोध करते थे उन्हें ही सिर्फ रखा गया। यहूदियों को अध्यापन की मनाही थी। पाठ्यक्रम में नस्ल विज्ञान की पढ़ाई जाना शुरू करने लगी ताकि लोगों के अंदर ये भर दिया जाए कि सबसे अच्छी जो नस्ल है वो आर्य जर्मन नस्ल है। यहूदी ही सभी बुराइयों को जन्म देते हैं। आगे चलकर जो आइंस्टीन और फ्रैग और हैबर के जो विचार थे उन विचारों को किताब से हटा दिया गया और बड़े बड़े शिक्षकों को या तो बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत सारे लोग देश छोड़कर यहाँ से भाग गए। आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था, ये कहा गया कि आइंस्टीन एक यहूदी था और ये उसका एक षड्यंत्र है, ये कहकर उसको खारिज कर दिया गया। 6 वर्षों के अंदर पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बिल्कुल बेकार हो गई और विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में जो बच्चों की संख्या थी वो भी बहुत कम हो गई। देखा जाए तो जो पहले विद्यार्थियों की संख्या 1,27,920 थी वो लगभग 58,000 ही रह गई विश्वविद्यालयों में, और जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते थे वो 20,000 से घटकर मात्र 10,000 के आसपास ही रह गए। तो 1937 तक आते आते युवा संगठनों में 6 से लेकर 21 साल तक के जो बच्चे थे वो 77 मिलियन हो गए। जो अभिभावक विरोध करते थे उन्हें या तो डराया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। धार्मिक असहिष्णुता की बात करेंगे तो हम इसमें बिल्कुल भी मतलब कोई संदेह ही नहीं है कि हिटलर के शासनकाल में इंटॉलरेंस नहीं फैली होगी। डेफिनेटली फैली होगी क्योंकि यहूदियों के विरोध में है। तो आर्यों को छोड़कर जो बाकी परंपराएं हैं इनका विरोध किया जाएगा। इवन ईसाई धर्म में भी, वैसे तो हिटलर अपने आप को क्रिश्चियन बोलेगा लेकिन ना ईसाई धर्म में भी जो कठोर रीति रिवाज होंगे उसका ये फॉलो नहीं करेगा। तो नाजीवादी अगर सिद्धांतों की बात की जाए तो इसकी भावनाएं बहुत उत्तेजक थी। धार्मिक मतों पर एक कंट्रोल खुद को स्थापित करना चाहता था। हिटलर वैसे तो एक कैथोलिक क्रिश्चियन था लेकिन वो चर्च के विभिन्न संप्रदायों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता था। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मानता था जो उपयोगितावादी होती थी। 20 जुलाई 1933 की बात है, वेटिकन में एक संधि हुई जिसमें चर्च को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। वैसे तो वैसे स्वतंत्रता दे दी गई कि चर्च अपना कार्य कर सकता है,
अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लोगों के अंदर जा जाके लोगों से बातचीत कर सकता है, लेकिन ना वास्तव में इस संधि का उल्लंघन किया गया और बड़े पैमाने पर चर्च की जो शक्तियाँ थी वो छीन ली गई। बहुत सारे पादरियों को, बहुत सारे ननों को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। 14 मार्च 1937 को पॉप पायस नाइन्थ ने विथ वर्निंग सोरो यानी कि दहकती पीड़ा के साथ एक परिपत्र जारी किया और नाजी सरकार पर संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। उसने ये कहा कि नाजी घृणा और निंदा का बीज बो रहे हैं, ईसा मसीह और चर्च के खिलाफ शत्रुता का रवैया अपना रहे हैं, ऐसा उन्होंने चेतावनी दी। हालांकि आगे चलकर क्या होगा, इनको भी हटा दिया जाएगा और इनको भी बड़े पैमाने पर मारा जाएगा। कुछ यहाँ पर कठोर शब्द का वर्णन किया गया, जैसे कि प्रोटेस्टेंट परंपरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मतभेद थे, लेकिन जब नाजीवादी लोग आएंगे तो एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर क्या होगा, तर्क और वितर्क किए जाएंगे। जैसा कि हिटलर ने व्यक्तिगत तौर पर साइनोड के चुनाव में हस्तक्षेप किया और राइक बिशप का चुनाव, ये जो बिशप होती है चर्च में एक पोस्ट होती है, उसके लिए चुनाव हुआ। हालांकि निजी तौर पर प्रोटेस्टेंटों को क्षुद्र व्यक्ति और कुत्ते के समान दब्बू कहा जाता था। जर्मनी क्रिश्चियन के बर्लिन नेता ने ओल्ड टेस्टामेंट के त्यागने की वकालत करी। तो इस सबसे ये चीज़ें पता चलती है कि एक दूसरे को गाली गलौज का माहौल होगा, धर्म के आधार पर मोह भंग हो जाएगा। इवन जो हिटलर खुद एक क्रिश्चियन था वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो जाएगा। और आगे चैप्टर में जो लास्ट है वो ये है, यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया जाएगा और इसी के लिए हिटलर को जाना जाता है। यहूदियों को एक ना बिल्कुल क्रिमिनल साजिश के तहत मारा जाएगा और ये हिटलर के शासन का सबसे क्रूर पक्ष था। नाजी पार्टी के दर्शन में यहूदियों के प्रति घृणा भरी हुई थी और आर्य शुद्धता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी कि आर्य सबसे अच्छी नस्ल हैं और यहूदी सबसे निम्न नस्ल हैं, और नस्ल के आधार पर यहाँ पे बड़े पैमाने पर क्या होंगे, हिंसा होगी। यहूदियों और आर्यों के बीच में जो वैवाहिक संबंध है इस पर बैन लगा दिया जाएगा कि कोई भी आर्य यहूदियों के बच्चों से या यहूदियों से विवाह नहीं करेगा। समाज से उन्हें कानून बनाकर पूरी तरीके से बायकॉट कर लिया गया। इवन बर्लिन ओलंपिक के दौरान आधे से ज़्यादा जो यहूदी थे वो बेरोजगार हो गए। सामाजिक बहिष्कार खुल्लम खुल्ला हो रहा था, चारों ओर साइन बोर्ड और होर्डिंग भी लगा दी गई थी। 1933 से 38 के बीच ये माना जाता है कि 5 लाख में से लगभग आधे से ज़्यादा यहूदी देश छोड़कर भाग गए और बाकी जो बचे थे उनको मार दिया गया। ऐसे के अधीन सबसे पहला जो यातना शिविर था वो 1933 में बनाया गया। ये यातना शिविर इसलिए बनाए गए थे, इसमें यहूदियों को रखकर उन्हें तड़पाया जाता था। जून 1934 की बात है, रोम शुद्धिकरण के बाद यातना शिविर ऐसे के हाथों में सौंप दिए गए और वहाँ मौत के सौदागरों के हाथों में कमान थमा दी गई। ऐसे में डखाऊ, आशविज और बुखवेल्ड जैसे अज्ञात गांवों और शहरों में बड़े पैमाने पर यातना शिविर बनाए गए और ये माना जाता है कि यहाँ पर 70,000 जर्मन यहूदियों को मार दिया गया और एक जगह ऐसी थी जहां पर 1.5 लाख यहूदियों को जहरीली गैस से मार दिया गया। मार्च 1942 में पोलैंड के ल्यूबिन जिले में बेल्जेक गैस चैम्बर द्वारा जनहत्या का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी दास मजदूरों को चुन चुनकर मशीन गन से भून दिया गया। सबसे बड़ा यातना शिविर जो था वो आश्विस था, जहां 2 से 3 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया, उन्हें बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। तो इससे पता चलता है कि यहूदियों को एक क्षुद्र मानव माना जाता था, उन्हें कीड़े मकोड़ों के समान माना जाता था, उन्हें एक बीमारी माना जाता था और इस प्रकार से उनकी हत्या की गई। अपनी प्रसिद्ध जीवनी हिटलर में जॉयकिम फॉस्ट ने लिखा भी है कि हिटलर के शासन को अलग थलग करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे विस्तृत रूप से फैली सामाजिक क्रांति के आतंकवादी के रूप में देखना चाहिए। जर्मनी को 20वीं सदी में जो ढकेला वो आज भी जारी है। उसके अनुसार हिटलर के आने के साथ ही जर्मनी में 19वीं सेंचुरी का अंत हो गया और जो पुरानी चीज़ें थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। तो इससे पता चलता है कि हिटलर ने किस प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को प्रभावित किया। इतना ही नहीं, यहूदियों और धार्मिक नीति उसकी क्या थी, उस पे उसके क्या विचार थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही हैं। चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये बनते हैं कि नाजी पार्टी की शिक्षा और धर्म के प्रति नजरिए का उल्लेख कीजिए, या फिर आपके अनुसार नाजी शासन की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आई होप से इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, आगे सारांश दिया है। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड किए गए हैं, तो आप इन दोनों पार्टों को समझकर आंसर लिखिए। देखिए एग्ज़ाम टाइम है और टाइम बहुत ही कम है और चैप्टर बहुत ही बड़े हैं। अगर इन्हें सही से स्टेप टू स्टेप पढ़ाया जाए तो लगभग 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लेक्चर हैं, जिन्हें हमें आधे 1 घंटे में ख़त्म करना है। तो कुछ चीज़ें जल्दबाजी में होती हैं, तो आप थोड़ा सा उसे एडजस्ट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।